नमस्कार साथियों, आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे एक जितिन अग्रवाल जी हैं, वे मेरे को क्वेश्चन किया थे। मेरे स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं उनको। उनका क्वेश्चन था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया असम को लेकर के, उसको थोड़ा सा एक बार क्यों ना एक्सप्लेन किया जाए। तो साथियों, क्या है कि देखो, वो जो फैसला आया है ना, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो एक धारा थी, धारा 6A, वो असम समझौते से जुड़ा हुआ मामला है। तो अभी पहले हम समझते हैं कि असम समझौता क्या हुआ, क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखो क्या है साथियों कि आपको मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि भारत में नागरिकता मिलती किन किन तरीक़ों से है, या भारत में नागरिकता मिलने का क्या प्रावधान है। देखो, भारत में जो नागरिकता अधिनियम 1955 है ना, वो 5 आधार से हमें भारत की नागरिकता मिलती है। जैसे, या तो आप जन्म से भारत के निवासी हो, जन्म आपका भारत में हुआ है। दूसरा, आपका वंश के आधार पे आपको भारत की नागरिकता मिलती है कि आपका जो वंश है, दादा बाबा चाचा, वो सब भारत के निवासी हो। तीसरा, देशीकरण करने पे भी आपको भारत की नागरिकता मिलती है। चौथा, क्षेत्र का समावेश करने पे भी भारत की नागरिकता मिलती है। एग्जाम्पल से अगर समझें, अगर हमने बलूचिस्तान को, पाकिस्तान के बलूचिस्तान को भारत में विलय किया, या भारत ने किसी नेपाल का या भूटान का विलय किया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो क्षेत्र का समावेश होगा, तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं तो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। और एक पांचवा जो रास्ता बचता है, वो है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिलती है ना। 5 तरीके से भारत की नागरिकता मिलती है। अब हमने ये तो समझा, अब ये भी समझते हैं कि भारत की नागरिकता जाति किन किन कारणों से है। तो जाति है, या तो आप भारत से बाहर 7 साल से रह रहे हो तो आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। आप स्वयं भी छोड़ना चाहो तो स्वयं छोड़ सकते हो। आप किसी और देश की अगर नागरिकता ले ली तो भी भारत की नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और दूसरा, आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो तो भी भारत की नागरिकता चली जाए। अब ये तो हमने समझा कि भारत की जो नागरिकता है वो किन तरीक़ों से मिलती है और किन तरीक़ों से जाती है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। देखो, क्या एक याचिका दाखिल हुई थी, एक असम समझौता हुआ था 1985 में आसू के बीच में, त्रिपक्षीय समझौता था, जो केंद्र सरकार उस समय राजीव गांधी जी की हुआ करती थी। राजीव गांधी जी असम के जो उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते, असम सरकार, वो, और आसू मतलब कौन, असम स्टूडेंट यूनियन, है ना। इन 3 लोगों के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। हुआ क्या था कि जिस समय बांग्लादेश अलग देश बना था, उस समय कुछ जो प्रवासी थे ना, वो बांग्लादेश में आ गए थे, है ना। आ गए थे तो उससे हुआ क्या था कि वहाँ की जो जनता है ना, उसमें आपस में विद्रोह भड़क गया था, है ना। वहाँ दंगे फैल गए थे। दंगे किस लिए फैल गए थे कि वहाँ की जनता का कहना ये था कि जो हमारे संसाधन हैं उन पे ये ज़बरदस्ती इनका हक जमा रहे हैं, और उससे क्या है, जो संसाधन है वे कमी होती जा रही है, और जो असम की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी क्षति पहुंच रही है। तो जब दंगे फैल गए थे तो हुआ क्या था, त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। त्रिपक्षीय समझौता में 1985 में 15 अगस्त 1985 में उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, उसको भारत की संविधान सभा को भंग करके फिर से एक चुनाव किया गया था। उस चुनाव में जो भारत की उस समय पे असम की जो एक अखाड़ी परिषद करके था, वो बहुमत से आई थी, और उस समय त्रिपक्षीय समझौते के बाद से इसे लागू किया गया था। उस समय तो भी, अब ये कारण कहाँ से चला या कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो 1985 में जो समझौता हुआ था, उसमें ये था कि अगर आप 1951 से लेके 1961 के बीच में असम में आए हो तो आपको असम की नागरिकता भी मिलेगी, असम में वोट देने का अधिकार भी मिलेगा। और अगर आप 1961 से लेकर के, है ना, 1965 से लेकर के, इसका एक टाइमलाइन फिक्स है कि अगर आप, हाँ, 1965 मतलब 1 जनवरी 1966 से लेकर के और 25 मार्च
1971 के बीच अगर आप असम आए हो तो आपको संसाधन तो मिलेंगे, है ना, आपको वहाँ की नागरिकता भी मिलेगी, पर आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, है ना। ये चीज़ लागू की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो इसकी डेडलाइन है जो 25 मार्च 1971 की गई है, इसे घटा के 1951 कर दिया जाए, जिससे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को पूर्ण रूप से वोट देने का अधिकार मिल जाए। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या अभी असम की जो ज्योग्राफी है ना, असम में लगभग 40 लैक्स मतलब 40 लाख जैसे प्रवासी रहते हैं, और वहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस है उस राज्य को कि उस राज्य में जो 71 के बाद आए हुए लोग हैं, या 61 ही समझ लो आप, 66 के बाद, उनको नागरिकता तो है, पर वो उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी कि हमें वोट देने का अधिकार मिले, तो ये स्पेशल स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की जो संवैधानिक पीठ थी, उन्होंने सुना, और सुनने के बाद ये कहते हुए उसको खारिज कर दिया, 5-1 से फैसला दिया कि ये, हमें ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू उसको करना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि जिसमें कोई किसी के हकों को मारा जा रहा हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 से फैसला सुनाया। एक सर जे पालीवाल जी हैं, पदावली श्री जजिस्ट हैं, उन्होंने ये बोल दिया है कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। बाकी 4 जजिस्ट ने जो है ना वो फैसला इस हक में सुनाया है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि 1985 में हुआ क्या था। देखो 1985 में पहली बात तो असम को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 6A जोड़ा गया था। उसके बाद एक और जोड़ा गया था कि आपको जो राज्य स्तर पे मतलब प्रशासनिक स्तर पे जो असम की धरोहर है, विरासत है, या असम के जो कुछ भाषाई आधार पे उनके लोक मतलब लोकगीत इस टाइप से हैं, उनको क्षति ना पहुंचाया जाए, तो उसके अधिकार के लिए कुछ विशेष कानून बनाए गए थे। और 1971 के बाद जो भी असम में आया है उसको कोई नागरिकता नहीं मानी जाएगी, उसे अपने वहाँ जाना पड़ेगा। अगर हम इसी के पड़ोस में जो दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, तो पश्चिम बंगाल में लगभग 56 लाख जो प्रवासी हैं वो हैं जो माइग्रेट होकर आए हुए हैं। लेकिन ये जो स्पेशल स्टेटस है ये ओनली असम के लिए है, तो इसीलिए असम हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो जब दंगे फैल गए थे तो उस दौरान जो वहाँ की लोकल जनता है उसने, जो प्रवासी आए हुए थे उनके आपस में विद्रोह फैल गया था, आपस में दंगे फैल गए थे। इसी कारण सरकार को ये त्रिपक्षीय समझौता करना पड़ा था। और जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें ये 6A करके एक धारा जोड़ी गई थी। उसके पीछे जोड़ने के पीछे ये कारण था कि भाई जो इनके विशेष दर्जा इन्हें दे करके रखा गया है, उनको अगर 1971 के बाद आए उन्हें तो वापस कर दिया जाए, और अगर पहले से यहाँ आ गए हैं माइग्रेट करके 1951 से लेकर के 1961 के बीच में, तो उनको पूर्ण रूप से नागरिक मान के और उनको वोट का अधिकार दे दिया जाए। और जो इसके बाद आए हैं 71 के आसपास, वहाँ के बिगड़ते हालातों को देख कर उनको नागरिकता तो दी जाए, बट उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाए। और जो 1971 के बाद आए हैं उनको तो पूर्ण रूप से आप अपने देश चले जाइए, उनको यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ऐसा है। तो अब इसमें क्या है कि जो अधिनियम है नया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें क्या है कि एक 18 धारा के तहत उनको बोला गया था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। उसी के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि आप हमारी इसकी जो डेडलाइन है उस डेडलाइन को बढ़ा दिया जाए, और इसकी बढ़ा करके जो 1971 किया गया था उसको घटा के 1951 कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, या तो जितने भी लोग हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलते हुए नकार दिया कि नहीं, जो वो है वो ऑलरेडी रहेगी। सरकार इसको 1951 करना चाह रही थी, पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको यथावत कर दिया है कि जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा है असम को वो मिलेगा और वो मिला रहेगा। 5-1 से संवैधानिक पीठ से 5-1 से फैसला आया है। तो संवैधानिक पीठ क्या होती है, जो माननीय श्री जजेस होते हैं,
अगर ये 5 जजेस की टीम एक संवैधानिक पीठ होती है। अब अगर 2 जजेस ने फैसला विपक्ष में सुनाया, 3 जजेस ने फैसला पक्ष में सुनाया, तो 3-2 से फैसला आएगा। अगर 4 ने पक्ष में सुनाया, 1 ने विपक्ष में सुनाया, तो 4-1 से फैसला आएगा, जैसा कि अभी आया है। बेसिकली जब भी जिसके भी पक्ष ज़्यादा होंगे, फैसला उसी का मान्य होगा। अगर 2 बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, 3 बोल रहे होना चाहिए, तो होगा। और अगर 3 बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 बोलना चाहिए, होगा, तो 3 जो बोल रहे हैं नहीं होना, तो वही होगा। ऐसा थोड़ा हमारी जो भारत की कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर हमारे भारत के संविधान को देखा जाए, तो संविधान के जो निर्माता थे, वो बहुत दूरदर्शी सोच रखते थे। आज उन्हीं का कारण है कि आज भारत एक संघीय रूप में, जैसे और देश जरा सी किसी के इधर उधर करने पर देश टूट जाते हैं, इधर उधर हो जाता है, तो भारत में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। उसके पीछे कारण है कि भारत एक राज्यों का समूह है। भारत की जो शक्तियां हैं वो अमेरिका की जैसी नहीं है। जैसे अमेरिका में ना राज्य को उसकी एक अपनी अलग पावर दी गई है। अगर राज्य चाहे सेंट्रल से अलग होना, तो वो आप अपना अलग होकर के एक देश घोषित कर सकता है अपने आप को। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक संघीयों का समूह है, उसकी कुछ पावर दी गई है राज्यों को, बट अधिकतर जो पावर है ना, वो सेंट्रल को दी गई है। इसीलिए हमारा जो भारत के संविधान के निर्माता थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के भारत का संविधान बनाया। उसका फलस्वरूप है कि आज भारत 140 करोड़ की पॉपुलेशन रखने के बावजूद भी इतना व्यवस्थित तरीके से अपने देश को चला रहा है। नहीं तो दूसरे देशों में आप चाहे तो बांग्लादेश उठा के देख लो, तो बांग्लादेश से तो हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जिस देश को बनाया, मुजीबुर रहमान जी जो थे उस समय पे, उन्हीं की मूर्ति को तोड़ दिया गया। पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान में तो हमेशा ही हालात थोड़ा ऐसे ही रहते हैं नाजुक से। म्यांमार देख लो, है ना। आप जो भी अपने पड़ोसी देश देखोगे, उनका किसी का भी इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है जितना भारत का है। एक ये भी कारण है कि जो भारत के लोग हैं ना, उनमें भारत के प्रति जो देशभक्ति है वो थोड़ा अधिक है। हमारे जो भी लोग हैं, हमारे भी कुछ मित्र हैं, रिलेटिव हैं, मैं वीडियो बना दूंगा, दूसरी वीडियो बना दूंगा, हाँ, कि मेरे शेयर मार्केट पे बोल रहे हैं, मैं दूसरी बना देता हूँ दूसरी। तो देखिए क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसका एक पॉजिटिव भी है और थोड़ा सा नेगेटिव भी है। देखो, पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो हमारा जो संविधान है ना, वो लगभग जितने भी ऑल ओवर कंट्री में जहाँ के भी संविधान से जो अच्छा लिया जा सकता था वो लिया। हाँ, कुछ लोगों की वैचारिक धारणा अलग हो सकती है, जो कि अपने अपनी कम्युनिटी को मानते हैं कि हम तो संविधान के तहत नहीं चलना चाहते। हाँ, बस ये है कि अगर ज़रा सा कुछ गड़बड़ होती है तो फिर वो भारत के संविधान को मानने लग जाते हैं। पर हाँ, वो देखो, सब उसके लिए ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये देश है, इसमें सब चलता तो हालांकि संविधान से ही, और हमें भी चलना है उससे ही। तो आज के लिए साथियों इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो थैंक यू।